हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने क्लासेस द मॉम क्लासेस में। तो कल हमने जहाँ तक डिस्कस किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में जहाँ तक हमने पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि जो मरुस्थल है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया था और उसके बाद कुछ रेतीली क्षेत्र के बारे में बात की थी। आज जो टॉपिक है वो 4 है: लूनी बेसिन, नागौर उच्च भूमि, शेखावाटी अंतः प्रवाह और घग्गर बेसिन। शुष्क व अर्ध शुष्क मरुस्थल के मध्य कोई 5 अंतर लिखिए। तब उनके बारे में संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें भी देखते हैं। मरुस्थल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु: पलाया खड़ीन या फिर डाट झील। ये खड़ीन क्या होता है? खड़ीन के बारे में डिस्कस करें तो जो मरुस्थलीय क्षेत्र होता है उसमें सर्वाधिक जो भाग है वो जैसलमेर के अंदर ये पलाया झील या फिर खड़ीन झील पाया जाता है। जहाँ पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली कृषि उसे खड़ीन कृषि कहते हैं और यह मुख्यतः रब्बी के काल में होती है। तो उसमें गेहूं, चना और सरसों मुख्य फसलें होती है। तो अस्थायी जो पानी की झीलें होती है मरुस्थल के अंदर जो बनाई जाती है, अस्थायी पानी की झीलें, उन्हीं को खड़ीन या फिर पलाया झील कहा जाता है। आगे बात करें तो खड़ीन जो झील होती है या फिर जो अस्थायी झील होती है जिसे पलाया झील कहते हैं या फिर खड़ीन कहते हैं, उसको वहां पर जो उस पानी से जो की जाने वाली खेती होती है वो खड़ीन कृषि कहलाती है। सेकंड नंबर पॉइंट जो है वो है रन या टाट। रन या टाट की बात करें तो मरुस्थल में लवणीय, दलदली व अनउपजाऊ भूमि को रन या टाट कहा जाता है। जो भूमि कृषि के योग्य नहीं है उसे रन या टाट कहा जा सकता है। उसमें लवणीय भूमि शामिल हो सकती है, वो दलदली हो सकती है या फिर वो जो अनउपजाऊ भूमि होती है। रन या टाट सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं। प्रमुख रन की बात करें तो उनमें ताल छपर चूरू में, परिहार ये भी चूरू में, फलोदी जोधपुर क्षेत्र में, बाप जोधपुर क्षेत्र में, धोब है वो भी बाड़मेर क्षेत्र में, भाकरी और पोकरण है वो जैसलमेर क्षेत्र में है। पोकरण की बात करें तो पोकरण के अंदर 2 परमाणु परीक्षण किए गए। पहला जो परमाणु परीक्षण है वो 1974 यानी 1974 के अंदर किया गया। दूसरा जो परमाणु परीक्षण है वो 1998 यानी 1998 के अंदर किया गया। पहला जो परमाणु परीक्षण है वो 18 मई को किया गया और दूसरा जो परमाणु परीक्षण है वो 13 मई को किया गया। नेक्स्ट बात करें जलपट्टी। अब ये जलपट्टी क्या होती है इस बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। जलपट्टी की बात करें तो जैसलमेर का जो क्षेत्र है वहां पर पोकरण से लेकर मोहनगढ़ के बीच, पोकरण से लेकर मोहनगढ़ के बीच 60 किलोमीटर क्षेत्र में कुछ क्षेत्र में जल पाया जाता है भूगर्भ में अंदर, यानी जल जो है वो भूमि के अंदर पाया जाता है। यहाँ पर वो चंदन नलकूप है जिसे थार का गढ़ा कहते हैं जो कि जैसलमेर में स्थित है। और इस क्षेत्र में होने वाली घास को सेवण घास कहते हैं या फिर लिलोण घास कहते हैं। और ये जो सेवण घास या फिर लिलोण घास है ये गोडाउन पक्षी की शरण स्थली मानी जाती है। और गोडाउन पक्षी को राजस्थान के अंदर इंडिया के अंदर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है। और ये गोडाउन पक्षी है वो राजस्थान का राजकीय पक्षी है। गोडाउन पक्षी की शरण स्थली माना जाता है सेवण या लिलोण घास जो कि जैसलमेर क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ पर पोकरण से लेकर मोहनगढ़ के बीच में एक जलपट्टी पाई जाती है जिसे इस जलपट्टी के अंदर ऊपर वो चंदन नलकूप है, नलकूप को थार का गढ़ा कहा जाता है जो जैसलमेर में स्थित है। इसके बारे में डिस्कस करें तो जैसलमेर में स्थित जलपट्टी ये सरस्वती नदी का भूगर्भीय अवशेष माना जाता है। किस नदी का? सरस्वती नदी का। और ये जो सीरीज है पोकरण से लेकर मोहनगढ़ के बीच में ये जो क्षेत्र है इसे लाठी सीरीज के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट 4 नंबर ऑप्शन है ऑकलवुड फॉसिल पार्क। ये ऑकलवुड फॉसिल पार्क है, ये कहाँ पर स्थित है? ये जैसलमेर में स्थित है और ये जैसलमेर का राष्ट्रीय मरु उद्यान है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर दोनों क्षेत्रों में है। निर्माण या समय की बात करें तो ये जुरासिक काल का है, लगभग 18 करोड़ वर्ष पूर्व का। विश्व में लकड़ी के प्राचीनतम जीवाश्म यहीं से प्राप्त हुए। ऑकलवुड की बात करें तो ऑकल एक गांव है और लकड़ी यानी वुड यानी लकड़ी यानी कास्ट और पार्क यानी जीवाश्म उद्यान। अब बात करें 5 नंबर पॉइंट है बाप बोल्डर किले। बोल्डर यानी टिल्लियाट। बोल्डर किले की बात करें तो हिमानी ग्लेशियर के द्वारा जमा किए गए अवसाद को बोल्डर किले कहते हैं। हिमानी या फिर ग्लेशियर के द्वारा जमा किए गए अवसाद को बोल्डर किले कहा जाता है। इसका स्थान राजस्थान में बात करें तो ये जोधपुर का जो बाप क्षेत्र है वहां पर ये बोल्डर किले पाए जाते हैं या फिर हिमानी ग्लेशियर के बारे में बात करें। समय इसका कार्बोनीफेरस यानी आज से 25 से 28 करोड़ पूर्व माना जाता है और जो कार्बोनीफेरस है इसका समय काल है वो 30 से 35 करोड़ के बीच में आंका गया है। 6 नंबर जो पॉइंट है वो है नखलिस्तान। नखलिस्तान या फिर मरु उद्यान। मरुस्थल में जहां बेसिन पाए जाते हैं उनके चारों ओर हरियाली विकसित हो जाती है जिसे नखलिस्तान कहा जाता है। 7 नंबर पॉइंट धोरे। धोरों की बात करें तो हम सब जानते हैं कि धोरे लहरदार बालुका स्तूप को धोरे कहते हैं। 8 नंबर पॉइंट है दरियन। लहरदार बालुका स्तूप को धोरे और स्थानांतरित गतिशील जो बालुका स्तूप होते हैं उन्हें दरियन कहते हैं। यानी हवा के साथ धूल एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है और धोरों का जो विस्तार है वो कहीं पर घटता रहता है कहीं पर बढ़ता रहता है और उस प्रकार के जो धोरे होते हैं उनको दरियन कहा जाता है। धोरे व दरियन सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं। वहां पर एक ही दिन में धोरे अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं क्योंकि वहां पर हवाएं बहुत तेज चलती है और हवा के साथ धूल रेत के कण है वो धूल के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और इस कारण वहां पर जो दरियन है उनका क्षेत्र सर्वाधिक माना जाता है। अब पीवणा के बारे में बात करते हैं। जैसलमेर क्षेत्र में पाए जाने वाले सांप की प्रजाति है पीवणा। इसका रंग पीला होता है और ये सर्वाधिक जैसलमेर क्षेत्र में पाए जाते हैं। माना जाता है कि ये जो सांप होते हैं ये किसी भी व्यक्ति या किसी भी जीव के शरीर से खून को चूस लेते हैं, इस कारण इनको पीवणा सांप कहा जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो 10 नंबर है ट्रसरी काल के अवशेष। ट्रसरी काल के अवशेष की बात करें तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। कौन सी चट्टानों में पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में। अब मरुस्थलीकरण या फिर मरुस्थल का मार्च किसे कहा जाता है? सर्वाधिक पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है मरुस्थलीकरण या फिर मरुस्थल का मार्च। ये मरुस्थल का मार्च क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मरुस्थलीकरण या फिर मरुस्थल का मार्च, इसका तात्पर्य यह है कि मरुस्थल का आगे बढ़ना या फिर विस्तार होना। ठीक है, मरुस्थल का विस्तार होना ही मरुस्थल का मार्च कहलाता है। ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ यानी साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र से उत्तर पूर्व की तरफ जो धोरों का विस्तार है, जो मरुस्थल का विस्तार है वो बढ़ता रहना ही मरुस्थल का मार्च कहलाता है। और ये सर्वाधिक विस्तार है वो हरियाणा की तरफ होता जा रहा है वर्तमान के अंदर और इसमें सर्वाधिक योगदान है वो बरखान का है। बरखान के बारे में हमने पीछे पढ़ा था कि बरखान क्या होते हैं। बरखान की बात करें तो बरखान जो अर्धचंद्राकार जो धोरे बनते हैं, हवा के वेग के कारण जो अर्धचंद्राकार धोरे बनते हैं उन्हें बरखान कहा जाता है। ये बालू का स्तूप यानी बालू रेत से बनने वाले बालू से बनने वाले जो धोरे हैं उनके प्रकार है और बरखान है वो मरुस्थल का मार्च करने में सर्वाधिक योगदान करता है। यानी मरुस्थल को फैलाने के अंदर बरखान का सर्वाधिक योगदान रहता है। अर्क की बात करें तो ये रेतीला होता है, मतलब एनर्जी के रूप रेतीला जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर जाता है। रेग होता है, ये अर्ग होता है। क्या? अर्ग। रेतीला क्षेत्र कहलाता है अर्ग। और रेग के बारे में हमने बात की,
रेतीला और पथरीला दोनों मरुस्थल होता है, उन्हें रे कहा जाता है। और हमादा जो पथरीला मरुस्थल होता है उसे हमादा कहते हैं। अब 2 नंबर पॉइंट है अरावली पर्वतमाला। निर्माण की बात करें तो इसकी प्री कैम्ब्रियन काल है इसका निर्माण। अरावली पर्वतमाला यूएसए की अपलेशियन पर्वतमाला के समकालीन है। यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की जो अपलेशियन पर्वतमाला है उन्हीं के समकालीन काल की मानी जाती है अरावली पर्वतमाला। और ये राजस्थान की नहीं पूरे भारत की सबसे प्राचीनतम जो पर्वतमाला है उनमें से एक मानी जाती है। और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो ये 692 किलोमीटर है। राजस्थान में लंबाई की बात करें तो ये 550 किलोमीटर है। और प्रतिशत की बात करें तो 80% अरावली पर्वतमाला का भाग है वो राजस्थान में है। औसत ऊंचाई की बात करें तो इसकी 930 मीटर है। औसत ऊंचाई पूछी गई है, ये यहाँ पर 930 मीटर है। और अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है वो है गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई है वो 1722 मीटर है। अरावली की विशेषता बात करें, ये प्राचीनतम पर्वतमाला है। क्या है? प्राचीनतम पर्वतमाला है। और यह एक वलित पर्वतमाला है या फिर एक ये अवशिष्ट, वर्तमान के अंदर बात करें तो ये अवशिष्ट पर्वतमाला के अंतर्गत आती है। अरावली की दिशा, अरावली की दिशा के बारे में बात करें तो ये दक्षिणी पश्चिमी से लेकर उत्तर पूर्व की तरफ है। गुजरात, पालनपुर और खेड़ ब्रह्मा यानी गिरनार हिल्स यहाँ से शुरू होती है ये। और राजस्थान के अंदर आबू सिरोही से, और राजस्थान में खत्म होती है ये खेतड़ी झुंझुनू में। दिल्ली की बात करें तो रायसीन हिल्स, यहाँ तक इसका विस्तार माना जाता है। अरावली का अध्ययन, अध्ययन की दृष्टि से अरावली को 3 भागों में बांटा गया है। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। विस्तार बात करें उत्तरी अरावली की तो ये जयपुर झुंझुनू, मध्य अरावली ये अजमेर और दक्षिण अरावली सिरोही और राजसमंद। सर्वोच्च चोटी की बात करें तो जयपुर झुंझुनू की, जयपुर के अंदर आती है रघुनाथगढ़, टोडगढ़ आती है अजमेर के अंदर, गुरु शिखर आती है सिरोही के अंदर। अब बात करें मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है तो वो है टोडगढ़। उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी का नाम है रघुनाथगढ़। दक्षिणी अरावली की सर्वोच्च चोटी का नाम है गुरु शिखर, या फिर अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी का नाम है गुरु शिखर। डायग्राम की बात करें तो इस प्रकार अरावली पर्वत क्षेत्र का जो डायग्राम है, मध्य अरावली अजमेर, उत्तरी अरावली झुंझुनू और जयपुर, दक्षिण अरावली सिरोही और ये यहाँ का क्षेत्र दक्षिण अरावली का सिरोही और राजसमंद का क्षेत्र। तारागढ़ की बात करें तो ये अजमेर के अंदर जो चोटी है तारागढ़, जिस पर तारागढ़ का किला स्थित है। और इसकी जो ऊंचाई है वो 873 किलोमीटर है तारागढ़ की, मीटर में है। और रघुनाथगढ़ ये जो सीकर में पड़ती है इसकी ऊंचाई है वो 1055 किलोमीटर है। और टोडगढ़ या मोरमजी जिसे कहा जाता है उसकी ऊंचाई है 934 मीटर। और राजस्थान में अरावली की सर्वोच्च जो चोटी है गुरु शिखर सिरोही में पड़ती है, उसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। सिरोही की बात करें तो यहाँ पर आबू पर्वत या फिर आरबुद पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। सिरोही के अंदर सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर। इसे आबू पर्वत के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में इसे आरबुद कहा जाता है। संस्कृत के आरबुद शब्द से बना है आबू पर्वत। अब यहाँ जो राजसमंद के अंदर जो इस अरावली पर्वतमाला का जो क्षेत्र पाया जाता है इसे मेवाड़ी अरावली कहा जाता है। उदयपुर और राजसमंद का ये क्षेत्र, उदयपुर की सर्वोच्च चोटी है वो जरगा है, जिसकी ऊंचाई है वो 1431 मीटर है। यहाँ पर हमने 4 चोटियों के बारे में डिस्कस किया। पहली जो है गुरु शिखर, उसकी 1722 मीटर ऊंचाई है और ये अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है। मध्य अरावली के अंदर आती है तारागढ़, जिसकी ऊंचाई है वो 873 मीटर है। और
ये मेवाड़ अरावली कहलाती है। इसके अंदर जरगा जो पर्वत श्रृंखला है इसकी ऊंचाई है 1431 किलोमीटर। मेवाड़ अरावली जो उदयपुर और राजसमंद क्षेत्र में पाई जाती है और इसकी सर्वोच्च जो चोटी है वो है जरगा जिसकी ऊंचाई है 1431 मीटर। अब बात करें अरावली से रिलेटिव जो मुख्य टॉपिक है या फिर जो पॉइंट्स बनते हैं उनके बारे में। अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई है वो सिरोही में, अरावली का सर्वाधिक विस्तार है वो उदयपुर के अंदर है और अरावली का सबसे कम व न्यूनतम ऊंचाई है वो अजमेर में स्थित है। न्यूनतम एवं सबसे कम जो ऊंचाई है अरावली की वो अजमेर में स्थित है। अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है उनका अवरोही क्रम देखते हैं, यानी बड़े से छोटी की तरफ। तो इनकी जो ट्रिक बनती है वो कुछ इस प्रकार से है। गुरु से दिल से जरा आस कुंभा रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर, यानी गुरु शिखर सिरोही की 1722 मीटर, शेर ये भी पड़ती है सिरोही में जिसकी ऊंचाई है 1597, देलवाड़ा है ये भी सिरोही में है 1442 मीटर, जरगा उदयपुर में है इसकी 1431 मीटर, अंचलगढ़ है ये भी सिरोही में है। याद रखना जरगा जो पर्वत श्रृंखला है ये उदयपुर में है और ये मेवाड़ अरावली कहलाती है और इसकी ऊंचाई है वो 1431 मीटर है। कुंभलगढ़ राजसमंद में है, इसकी ऊंचाई 1224 मीटर है। रघुनाथगढ़ सीकर आती है ये 1055 मीटर है और ऋषिकेश ये सिरोही में है, इसकी ऊंचाई 1017 मीटर है और अन्य जो चोटियां हैं वो दे रखी है। खो है ये जयपुर में है, सायरा है ये उदयपुर में है, तारागढ़ है ये अजमेर में है, बिलाली है ये अलवर में है और रोजा भाकर है ये जालोर में है। नेक्स्ट बात करें अरावली की नाल एवं दर्रे। पर्वतों के मध्य नीचा और तंग रास्ता जो दो और के स्थानों को जोड़ता है इसे नाल या नाल कहा जाता है। प्रमुख नाल की बात करेंगे, इसमें बरनाल है, देसूरी नाल है जो कि पाली में स्थित है और ब्यावर अजमेर के अंदर परवारिया नाल है और सुर्रा नाल है। नेक्स्ट बात करें तो उदयपुर के अंदर देबर नाल है, केवड़ा नाल है, फुलवारी नाल है और हाथी नाल है। देबर नाल, केवड़ा नाल, फुलवारी नाल और हाथी नाल। राजसमंद के अंदर बात करें तो हाथीगुड़ा है, हाथी नाल है वो उदयपुर में है और हाथीगुड़ा है वो राजसमंद में। और राजसमंद में कमली है, खामली है, कमली कोई खामली कहा जाता है, गोरम घाट है, पगलिया है या फिर जिलवा नाल है। राजसमंद के अंदर मेवाड़ और पाली के अंदर मारवाड़ नाल है। देखो ये जो पगलिया है इसे राजसमंद में तो पगलिया कहा जाता है और पाली के अंदर इसे जिलवा नाल कहा जाता है और ये पाली क्षेत्र है ये मारवाड़ में पड़ता है, जबकि राजसमंद का ये पगलिया क्षेत्र है ये मेवाड़ के अंदर पड़ता है। अरावली में सर्वाधिक जो नाल है वो राजसमंद में स्थित है। कहाँ पर है? राजसमंद में स्थित है। अभी हमने बात की कि राजसमंद के अंदर खूब सारे नाल एवं दर्रे हैं, हाथीगुड़ा है, कमली या खामली घाट है, गोरम घाट है, पगलिया है, इस प्रकार बहुत सारे नाल एवं दर्रे हैं वो सर्वाधिक राजसमंद में स्थित है। फुलवारी नाल अभ्यारण्य है। फुलवारी नाल अभ्यारण्य की बात करें तो ये सोम, मानसी और वांकली नदियों बहती है। इस नाल इस दर्रे से 3 नदियां निकलती है, सोम, मानसी और वाकल नदियां। अरावली के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो डिस्कस करते हैं। अरावली की बात करें तो ये मरुस्थल को रोकने का कार्य करती है। अरावली में धात्विक खनिज सर्वाधिक पाए जाते हैं क्योंकि अरावली धारवाड़ चट्टानों से निर्मित है। याद रखना किन चट्टानों से निर्मित है? धारवाड़ चट्टानों से। अरावली में जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है क्योंकि यहाँ पर वनस्पति है वो अधिक पाई जाती है। राजस्थान में अधिकांश नदियों का उद्गम अरावली से होता है। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक नदियों का उद्गम है वो अरावली से होता है। और राजस्थान के अंदर मानसून का जो प्रभाव है, जो प्रभाव डालती है राजस्थान में मानसून का एकमात्र कारण है वो अरावली। मानसून के प्रभावित करती है अरावली। प्राचीनतम सभ्यताएं आहड़ उदयपुर में है, गिलूंड राजसमंद में, बेराट है ये जयपुर में है, गणेश्वर सीकर में है और
नवीनतम नगरीय सभ्यताओं की बात करें तो जयपुर, अजमेर, उदयपुर की जन्मस्थली एवं मातृभूमि कहलाती है क्या? ये अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला पर स्थित जो मुख्य जो सिटीज है, स्मार्ट सिटीज है, उनके बारे में बात करें तो जयपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, यानी इसकी जो ट्रिक बनती है वो बनती है काजू। क्या बनती है? काजू। यानी जिसमें कोटा है और उदयपुर है, जयपुर है और अजमेर है, ये स्मार्ट सिटीज हैं जो कि अरावली पर्वतमाला पर स्थित है। भाकर ये सिरोही के अंदर स्थित है, पहाड़ी का नाम है भाकर या फिर भाकरी, ये जालौर में स्थित है, ये भी पहाड़ी का नाम है। सीधा भाकर पूछा जाए तो भाकर है वो है सिरोही के अंदर, और एक भाकर या भाकरी ये जालौर में है, मगरा या फिर मगरी ये उदयपुर में है, डूंगर या डूंगरी ये जयपुर में है। त्रिकूट पहाड़ी बात करें सोनारगढ़, जैसलमेर का जो किला है सोनारगढ़ वो त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित है, ये अरावली पर्वतमाला का ही अवशेष है। त्रिकूट पर्वत पर एक केला देवी माता का जो मंदिर है वो करौली में स्थित है, और इस केला देवी की आराधना में जो लांगोरिया गीत गाए जाते हैं उनके बारे में हम जानते हैं। चिड़िया टूक पहाड़ी है, ये मेहरानगढ़ का किला है जो चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है, ये जोधपुर में स्थित है। 56 की पहाड़ियां ये बाड़मेर में स्थित हैं। ये गोलाकार आकृति के अंदर 56 पहाड़ियां पाई जाती है, इसलिए इन्हें 56 की पहाड़ियां कहा जाता है। कुछ इस प्रकार ये बाड़मेर के चारों ओर पाई जाती है। ये नाकोड़ा पर्वत है जो कि बाड़मेर के अंदर स्थित है और राजस्थान का इसे मेवानगर कहते हैं। पीपलूद पहाड़ी है, इसे राजस्थान का लघु माउंट आबू कहते हैं, ये बाड़मेर में स्थित है। और ये 56 पहाड़ियां हैं उनके अंतर्गत आती है। एक तो पीपलूद आती है और एक नाकोड़ा पर्वत आता है जिसे राजस्थान का मेवानगर, पीपलूद को लघु माउंट कहा जाता है। बाड़मेर जालौर की पहाड़ियों में सर्वाधिक ग्रेनाइट व रायलोनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। अब इनकी आकृतियों के बारे में कुछ डिस्कस। गोलाकार पहाड़ी है, उन्हें 56 की पहाड़ियां कहा जाता है, ये बाड़मेर में। और बारां के अंदर घोड़े की नाल जैसी पहाड़ी है वो बारां के अंदर पाई जाती है। और तस्त्रीनुमा पहाड़ी या फिर गिरवा जो पहाड़ी है वो उदयपुर में पाई जाती है। और ये अर्धचंद्राकार जो पहाड़ी है ये बूंदी के अंदर स्थित है। यहाँ पर मुकुंदरा हिल्स है, बूंदी, कोटा और झालावाड़ क्षेत्र में ये पाए जाने वाली पहाड़ियां, इन्हें अर्धचंद्राकार पहाड़ियां कहे जाते हैं। गिरवा जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ है पर्वतों की मेखला या फिर श्रृंखला जो दक्षिण अरावली में उदयपुर में स्थित है, इसे गिरवा कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें रोजा भाकर, ये जालौर में है। इसराना भाकर ये भी जालौर में है। जारोला भाकर ये भी जालौर में है। और जसवंतपुरा की जो पहाड़ियां हैं ये डोरा पर्वत इसकी सर्वोच्च चोटी है और ये भी जालौर में स्थित है। ये कुल जो चारों पहाड़ियां हैं, रोजा भाकर है, इसराना भाकर है, जारोला भाकर है और जसवंतपुर पहाड़ी, ये सारी पहाड़ियां हैं वो जालौर में स्थित हैं। और डोरा पर्वत है जो इस क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी है जसवंतपुर पहाड़ी की। सुंडा पर्वत की बात करें तो ये जालौर में है जहाँ पर सुंदा माता का मंदिर है और प्रथम रोप वे यहाँ पर स्थापित किया गया था 2006 के अंदर। और ये बालू संरक्षित क्षेत्र है। ये जो सुंडा पर्वत है ये बालू संरक्षित क्षेत्र है। अब ये रोप वे क्या होता है? रोप वे की बात करें तो रोप वे मतलब किसी पहाड़ी के ऊपर चढ़ने के लिए एक तो सीढ़ियों का इस्तेमाल किया जाता है और एक सीधा टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर सीधा इस पहाड़ी के ऊपर पहुंचाया जाता है, उनको रोप वे कहा जाता है। और ये सर्वप्रथम सुंदा माता का मंदिर है, यहाँ पर स्थापित किया गया था 2006 के अंदर। और ये जो सुंदा माता का मंदिर है ये सुंडा पर्वत पर स्थित है जो कि जालौर के अंदर स्थित है। और ये भालू संरक्षित क्षेत्र है, याद रखना ये भालू संरक्षित क्षेत्र है। और सुंदा माता मंदिर है ये सुंडा पर्वत पर स्थित है। और हम देखते हैं ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं जिसमें बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर सीधा पहाड़ी की चोटी पर चले जाते हैं, तो उन्हें रोप वे कहा जाता है। भाकर, ये भाकर सिरोही के अंदर स्थित है और दक्षिणी अरावली में सिरोही में स्थित छोटी व तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को भाकर कहा जाता है। हिरणमगरी की बात करें तो ये उदयपुर में है। मोती मगरी की बात करें तो ये फतेह सागर उदयपुर में है। मछली मगरा की बात करें तो ये पिछोला झील उदयपुर में है। सेकंड जो रोप वे है वो यहाँ पर स्थापित किया गया था 2008 के अंदर।
जबकि सुंदा माता मंदिर है वहां पर 2006 में स्थापित किया गया था। जरगा जो पर्वत श्रृंखला है ये उदयपुर में है। रागा पहाड़ी ये भी उदयपुर में। देशहरों, अब देशहरों के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। जरगा जो पर्वत श्रृंखला है, जरगा पर्वत श्रृंखला और रागा पहाड़ी के बीच का जो हरा भरा क्षेत्र है उसे ही देशहरों कहा जाता है। जरगा पर्वत श्रृंखला और रागा पहाड़ी के बीच का जो हरा भरा क्षेत्र है इसे देशहरों कहा जाता है। तो याद रखना देशहरों क्या है इसके बारे में भी। गोगुंदा ये आयड़ एवं बेड़च नदी का उद्गम स्थल है। गोगुंदा जो क्षेत्र है, गोगुंदा जो पहाड़ी है ये आयड़ एवं इसका जो दूसरा नाम है बेड़च नदी, इसका उद्गम स्थल है। कौन सा? गोगुंदा। जो गोगुंदा की पहाड़ियां है ये उदयपुर में स्थित है। और 17 नंबर जो है बिछामेड़ा जो पहाड़ी है, बिछामेड़ा जो पहाड़ी है वो सोम नदी का उद्गम स्थल है, जबकि गोगुंदा है वो आयड़ या बेड़च नदी का उद्गम स्थल है। बिजराल पहाड़ी ये खारी नदी का उद्गम स्थल है। कौन सी? बिजराल पहाड़ी, और ये राजसमंद में स्थित है। दिवेर पहाड़ी ये कोठारी का उद्गम स्थल है। और खमनोर की पहाड़ी ये बनास नदी का उद्गम स्थल है। तो अभी हमने खूब सारी नदियों के बारे में भी डिस्कस कर लिया कि नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है। गोगुंदा ये आयड़ और बेड़च नदी का है, और बिछामेड़ा ये सोम नदी का है। बिजराल है ये खारी नदी का है। देवर है ये कोठारी नदी का है। खमनोर है ये बनास है, सॉरी ये दिवेर है ये कोठारी का उद्गम है, और खमनोर है ये बनास नदी का उद्गम स्थल है। अब बात करें नागपाड़ की। नागपाड़ी है और इस तरह पिलाकार पहाड़ी है, इस कारण इसको नागपाड़ कहा जाता है, और ये अजमेर में स्थित है। लूनी नदी का उद्गम स्थल है। और तीसरा रोपवे 2016 में पुष्कर अजमेर के अंदर स्थापित किया गया, सावित्री माता मंदिर के पास। मोती डूंगरी है ये जयपुर में है। तो अभी हमने 3 रोपवे पढ़े। पहला जो रोपवे था वो कहां पर था? सुंदा माता मंदिर 2006 में स्थापित किया गया था। और दूसरा जो रोपवे है ये मछली मगरा या फिर पिछोला झील उदयपुर पर स्थापित किया गया था 2008 के अंदर। पिछोला झील का है ये सेकेंड रोपवे जो उदयपुर में स्थित है। तीसरा जो रोपवे है ये अभी हमने डिस्कस किया 2016 के अंदर, ये नागपाड़ी अजमेर या फिर पुष्कर में सावित्री माता के मंदिर के पास है। मोती डूंगरी जयपुर में है। और झालाना डूंगरी, महादेव डूंगरी, गणेश डूंगरी, ये सारी जो डूंगरी की बात करें तो ये जयपुर में स्थित है। राजस्थान में पर्यटन स्थल का दूसरा जो स्थान मुख्यतः है वो यहीं पर है जयपुर के अंदर। और बेराट ये जो जयपुर का क्षेत्र है ये बेराट कहलाता है। ये जो पहाड़ियों का सम्मिलित यहाँ का जो क्षेत्र है ये मौर्यकालीन सभ्यता यहाँ पर पाई जाती थी। और बेराट पहाड़ी ये बाणगंगा का उद्गम स्थल है, ये जयपुर में है। सेवर पहाड़ी ये साबी नदी का उद्गम स्थल है। तो मैप के जरिए कुछ समझ सकते हैं कि जयपुर के अंदर ये सेवर है साबी, और बेराट ये बाणगंगा, मनोहरपुर मेंथा। देखो बेराट से बाणगंगा निकलती है, सेवर से साबी नदी निकलती है, मनोहरपुर से मेंथा या मेंढा नदी निकलती है। खंडेला की पहाड़ियाँ यहाँ सीकर में स्थित है। ये खंडेला की पहाड़ियाँ ये कांतली नदी का उद्गम स्थल है। और ये यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है कहाँ पर? कांतली नदी पर। अरावली राजस्थान में योजना प्रदेश, ये याद रखना क्वेश्चन, अरावली राजस्थान में योजना प्रदेश के बारे में। और मल्यकेत या मालकेत की पहाड़ियाँ सीकर में है। और हर्ष की पहाड़ियाँ ये भी सीकर है। हर्षनाथ की पहाड़ियाँ हैं वो अलवर में है। हर्षनाथ की बात करें तो ये अलवर में है, और हर्ष की पहाड़ियों की बात करें तो ये सीकर में है। उदयनाथ की पहाड़ियाँ हैं ये रूपारेल नदी का उद्गम स्थल है। उदयनाथ जो पहाड़ियाँ हैं वो रूपारेल नदी का उद्गम स्थल है। बेरांच पर्वत है ये अलवर में है। और बबाई है वो झुंझुनू में है। और बाबाई पहाड़ी है वो जयपुर में है। बबाई झुंझुनू में है जबकि बाबाई है वो जयपुर में है। हर्षनाथ है वो अलवर में है जबकि हर्ष पहाड़ी है वो सीकर में है। बेरांच पर्वत है वो अलवर में है। और नेक्स्ट जो बात करें कि बिजासन पहाड़ी है वो भीलवाड़ा में स्थित है। और आड़ावाला पर्वत है ये बूंदी में स्थित है। बरवाड़ा पहाड़ी है ये भी जयपुर के अंदर स्थित है। तो आज यहीं तक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पूर्वी मैदान। क्या पढ़ेंगे? पूर्वी मैदान। तो यहाँ तक 1-2 बार रिपीट करना, वीडियो को दोबारा देखना एक बार समझ में नहीं आए तो। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।
अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और हमारे इस द मॉम क्लासेस का जो एजेंडा है, ध्येय है, उसको ध्यान में रखते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना और लोगों तक इस चैनल को पहुंचाना, ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और एक सक्सेस की तरफ हम बढ़ सकें, ताकि जो डोनेशन वाला हमारा जो फंडा है वो आगे तक बढ़े।